Welcome to my class. I am Shivam Pandey, and in today's video I am going to start chapter 2 of class 8th science, and the chapter name is microorganisms friend and foe. तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो फिजिक्स में आपने पढ़ा है 1 माइक्रॉन, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा फिलहाल। इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। अगर डेसिमल में लिखा जाए तो हो जाएगा 0.0000001 मीटर। आपको समझ में आ रहा है कितना छोटा वैल्यू है, ए कितना छोटा वैल्यू है, मतलब इतनी छोटी है कि आपको नेकेड आई से दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, माइक्रो दिया गया। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं ना कि आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, आपको ये माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि भाई यह जो मीटर है ना, मीटर में आपको कितना हिस्सा करना पड़ता है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 लाख। एक मीटर में आप 1 लाख टुकड़े कर दो, एक मीटर के आपको 1 लाख टुकड़े करने हैं, जो एक टुकड़ा होगा ना वह इसके बराबर होगा, इतना छोटा है ये। तो श्योर है कि नेकेड आई से दिखाई देने वाला नहीं है। अब पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं। फ्रेंड मतलब मित्र होते हैं हमारे, और फो मतलब होता है शत्रु। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही होते हैं, और हमको उनके बारे में आज डिटेल में थोड़ा सा जानना है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने अनेकों प्रकार के पौधे और जानवर देखे होंगे, बिल्कुल देखा है। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे दूसरे जीवित प्राणी हैं जिनको हम सामान्य रूप से अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक, मतलब ये हमारे आसपास हैं, सराउंडिंग में हैं, मतलब हवा में हैं, हमारे हाथों पे हैं, हमारे कपड़ों पे हैं, हमारे खाने में हैं, बुक टेबल चेयर, आप जो भी टच कर रहे हो हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, तो हम जगह को मानते हैं कि साफ़ है। देखो हर कोई सफाई करता है, सफाई करके संतुष्ट हो जाता है, मैंने सफाई कर ली है। लेकिन भाई आपको जहाँ लगता है कि आपने पूरी तरह साफ़ कर दिया है, वहाँ पर अभी भी हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आपने सफाई करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। आप सब ने महसूस किया होगा, देखा होगा कि वर्षा ऋतु के दौरान, जब बारिश का महीना होता है, उस सीज़न के दौरान जो गीला ब्रेड होता है, ब्रेड आप रख देते हो, वो अपने आप ख़राब हो जाता है, उसके पूरे सरफेस पर ग्रे कलर का सफ़ेद सफ़ेद धब्बा लग जाता है। तो भाई जो ग्रे कलर का वाइट पैच होता है, ये आता कहाँ से है? क्योंकि पहले हमने ब्रेड रखा होता है तो एकदम साफ़ सुथरा रखा था, फिर अपने आप ही कहाँ से जाता है? भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है जो इतना छोटा था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब उसकी संख्या लाखों हो जाती है, बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेता है वो, तब ये सब मिल के आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक अगर सिंगल की वन की बात करेंगे तो इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको देखना है। अगर आप देखते हो तो आपको छोटा छोटा ब्लैक कलर का गोला गोला स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देता है। आपको पता है इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, और एक आते कहाँ से हैं? तो भाई उन स्ट्रक्चर्स को हम फंगाई कहते हैं। ठीक, फंगाई एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, अपने आप हवा में से आके आपके ब्रेड पे बैठ जाता है, क्योंकि उसको आपके ब्रेड पर ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जिसमें वह ग्रो कर सकता है। तो आराम से फिर वहाँ पे वह ग्रो करना शुरू करता है, थोड़े ही दिनों में अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको एक्टिविटी करने को बोल रहा है, एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर
and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? कह रहा है कि आपको कुछ गीली मिट्टी ले आनी है खेतों से, एक बीकर में रखना है, उसमें मिट्टी पानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद सॉइल पार्टिकल कुछ टाइम के बाद क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब जब सॉइल पार्टिकल बैठ जाएगा तो उसमें से एक बूंद पानी आपको निकालना है बीकर में से और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। आप क्या देखते हो, आपको ढेर सारे स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देंगे, फंगल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि उसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। एक्टिविटी 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। कह रहा है फिर आपको कुछ ड्रॉप लेना है पानी का एक तालाब से, उसको ग्लास स्लाइड में फिर से फैला लेना है, फिर से माइक्रोस्कोप में देखना है। फिर से आपको उसके अंदर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो उसके अंदर फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। लेकिन ऐसे हम उस पानी को एकदम साफ क्लीन मानते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपने देखा कि छोटे छोटे प्राणी हैं जो पानी के अंदर घूम रहे हैं, चारों तरफ नाच रहे हैं? तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। चलो आगे चलते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. कह रहा है कि आप जब ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि वाटर और सॉइल दोनों में ही ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के नहीं हैं, एक कैटेगरी वाले नहीं हैं, सब डिफरेंट टाइप के हैं, सभी अलग अलग प्रजाति के हैं, उनकी प्रजातियां सेम नहीं है। हाँ है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, मतलब कोई बैक्टीरिया है तो कोई फंगाई है, कोई प्रोटोजोआ है, कोई एल्गी है, सब डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेम कैटेगरी वाले ही सब जगह पे नहीं पाए जाते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bed, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. कह रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं आकार में, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अनएडेड आई मतलब ऐसे खुली आंखों से बिना कुछ इसके आगे लगाए नहीं देख सकते हैं। हमें इसके आगे मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप रखना होगा, फिर उसमें देखना होगा, तब जाके हमको ये दिखाई दे पाएंगे, ऐसे दिखाई नहीं देंगे। कह रहा है कि हाँ फंगाई जो होता है उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, मतलब बड़ा करने पे आपको फंगाई दिख जाएगा क्योंकि थोड़ा सा उस कैटेगरी में बड़े साइज़ का होता है। लेकिन जो बाकी दूसरे हैं जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, ठीक, वो आपको बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं देंगे, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मुख्य समूहों में रखा जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। दीज ग्रुप्स आर, ये समूह हैं, बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है और कुछ एल्गी हैं। अभी शायद आपके लिए सारी चीज़ नहीं होंगी, या कुछ लोग जो उन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी साइंस को, उन्हें इन नेम्स के बारे में पता होगा। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। फिगर 2.1 से 2.4 तक में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डायग्राम दिया गया है, मतलब हमको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, वहाँ पे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। चलो पहले इनको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भाई फर्स्ट डायग्राम, ये बैक्टीरिया का है, आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। जो रॉड लाइक बैक्टीरिया हैं इनको हम बैसिलस कहते हैं। वहीं ये जो मुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें हम स्पाइरेलिया कहते हैं। अब फिगर 2 पे आ जाओ भाई। ये फिगर 2.2 जो है एल्गी है, इसको क्लेमाइडोमोनास कहा जाता है, इसको स्पाइरोगाइरा कहा जाता है। एल्गी जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल बिल्कुल प्लांट्स की तरह पाया जाता है, ठीक। ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी बैक्टीरिया जो है वे हेटरोट्रॉपिक भी हैं, उसमें से कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ प्रोटोजोआ है, जहाँ आपको अमीबा और पैरामीशियम का इमेज दे रखा है। अमीबा
ह्यूमंस में बीमारी कॉज करता है। लास्ट में फंगाई है, देखो ब्रेड माउल्ड है, यही वाला ब्रेड पे ग्रो करता है। ये पेनिसिलियम है, इस फंगाई से एक एंटीबायोटिक दवा की खोज की गई है जिसे पेनिसिलिन कहा जाता है, और ये एस्परगिलस है। तो चलो फिर आपने देख लिया कैसे दिखते हैं, फिर से हमने प्रीवियस पेज पे चलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग हैं, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से अलग हैं। अब क्या अलग है भाई, जान लेते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द cells of the host organism which may be a bacterium, plant और एनिमल। कह रहा है कि ये जो हैं जब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वह सेल एक बैक्टीरिया की भी हो सकती है, एक प्लांट की भी हो सकती है, एक एनिमल की भी हो सकती है, मतलब ये वायरसेस बैक्टीरिया को भी बीमार करने की क्षमता रखते हैं, मनुष्य और प्लांट को भी रखते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5, फिगर 2.5 में कुछ वायरसेस दिए हैं। कॉमन एलिमेंट्स, कुछ सामान्य बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं, जैसे कि कोल्ड है, कॉमन कोल्ड सबको होती है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, मतलब वायरस के से बुखार आना, एंड मोस्ट कब्स, ज़्यादातर जो खांसी आती है, आर काज्ड बाय वायरसेस, ये बीमारियां वायरस की वजह से ही होती हैं। सीरियस डिजीज, कुछ गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होती है। भाई कोविड को सब जानते हैं, कोविड जिसने पूरे 1 साल के लिए लोगों को घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया था, ये बीमारी भी वायरस की वजह से ही होती है। कोविड वायरस की एक फैमिली का नाम है। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, क्या बीमारी जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया है, ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होती है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से याद कर लेना है कि डिसेंट्री और मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, एकदम लर्न कर लो। डिसेंट्री और मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस सब जानते हैं, टीबी, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है, तो एकदम ध्यान से रख लेना। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये बीमारी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है कि फंगाई की वजह से होती है कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है कि एलगी की वजह से होती है। तो देखो कुछ चिड़िया आ गई हैं मेरे छत पे और हल्ला कर रही हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन क्लास 6 एंड 7। क्लास 6 और 7 में आपने कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। वायरस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। भाई वायरस जो है ना, ये जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं तब तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिविंग हो जाते हैं, तब यूँ कहो कि लिविंग हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में इंटर किया, आपकी एक सेल के अंदर घुस गया, अभी आपका किस सेल का जो पूरा सिस्टम है ना वो आपका नहीं रह गया, अब वो इस वायरस का है, अब उसका इस्तेमाल करेगा, उसके थ्रू अपना DNA बनाएगा और ढेर सारा वायरस तैयार करेगा। ठीक, धीरे धीरे अपनी पूरी कॉलोनी आपके शरीर में बसा लेगा, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, और जिस दिन इसकी संख्या इतनी हो जाएगी ना कि अब आपको ये मार सके, उस दिन आपको इसके वजह से होने वाली बीमारी पता चलेगी। मतलब आप किसी को कैंसर हुआ, एक वायरस से होने वाली बीमारी है कैंसर, आज के टाइम में मोस्ट डेंजरस भी डिजीज़ है, या का जो फैटल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, और हज़ारों लोग डेली इसकी वजह से मर रहे हैं। रीज़न ये है कि वायरस को मारने के लिए कोई आज तक डिजीज भी बन ही नहीं पाया। वायरस में थोड़ा सा अलग से मैकेनिज्म होता है DNA बनाने का, खुद को मल्टीप्लाई करने का, तो उन्हें मार नहीं सकते हैं, और ये जिसके बॉडी में एंटर करते हैं उसका इस्तेमाल करके ही अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे ही पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसके बॉडी से बाहर निकलते हैं तो फिर से एक क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब फिर से स्वतंत्र से हवा में पड़े रहेंगे, हवा पानी कहीं पे भी पड़े रहेंगे, तब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर दोबारा ना जाए। जब फिर से किसी लिविंग बॉडी में जाएंगे, फिर से उनका वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से उसकी बॉडी को अपनी कॉलोनी बनाएंगे, जब बहुत सारी मात्रा में होंगे तो फिर से आखिर में उसको मार देंगे। इस तरीके से वायरस काम करते हैं। तो फिगर 2.5 को आप देख सकते हैं, ये वायरसेस हैं, ये दोनों डायग्राम किसका है, वायरस का है। आपको दिखा रहा है कि वायरस दिखते कैसे हैं, ध्यान से देख लो भाई, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये लोग।
जिस दिन उनको मारने की दवाई बन जाएगी ना, लाखों लोगों की ज़िंदगी बचने लग जाएगी इस दुनिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। मैं थोड़ी सी सीधी लाइन खींच नहीं पाता हूँ, इसके लिए सॉरी, बुरा मत मानिएगा। आपके पास अपनी बुक है, आप वहाँ पे देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वे सिंगल सेल वाले हो सकते हैं, मतलब एक ही सेल में वो जिंदा रहेंगे। सारा सिस्टम, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग सब एक ही सेल से हो जाएगा। कुछ एल्गी भी हैं सिंगल सेल वाले और प्रोटोजोआ भी हैं सिंगल सेल वाले। ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, भाई एक के लिए तो हम सिंगुलर वर्ड बोलते हैं ना, सिंगल। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें बहुत सारे एल्गी हैं और फंगाई हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि बैक्टीरिया, यहाँ पे स्पेस है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, बैक्टीरिया फंगाई हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर। ये हमेशा क्या, सॉरी फंगाई लिख दिया, प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ दोनों हमेशा यूनिसेलुलर ही रहेंगे। बस थोड़ा सा अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम की दो बातें आएंगी, मैं बता दूंगा, उसी का डिफरेंस रहता है। नहीं तो दोनों क्या होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर, केवल एक ही सेल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये दोनों की खास बात है। बचता है एल्गी और फंगाई, वे यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, नहीं ज़्यादातर किस में फॉर्म में रहेंगे, मल्टी सेलुलर फॉर्म में रहेंगे। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हर प्रकार के वातावरण में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा क्लाइमेट जो होता है वहाँ भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, एकदम गर्म पानी का झरना, एकदम उबलता, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस तक, 90 डिग्री सेल्सियस तक उबलता हुआ पानी रहेगा ना, उसमें भी जिंदा रहेंगे। एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड, ये रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकते हैं, एकदम गर्म बालू में। ठीक, मार्सी लैंड एकदम दलदल है जहाँ पे, वहाँ पे भी जिंदा रहेंगे। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। हमारी भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या कदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे के ऊपर ही ग्रो करते हैं, मतलब पैरासिटिक मोड में होते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से जिंदा नेचर में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच का कनेक्शन, अब उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल मीन्स भूमिका। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, उनमें से कुछ फ़ायदेमंद हैं। इन मेनी वेज, बहुत तरीक़ों से फ़ायदेमंद है। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड काज डिजीजेज, वहीं कुछ दूसरे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, चलिए उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें, विस्तार से पढ़ें। अब सबसे पहले पॉइंट आता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं, बीमारी भी करते हैं। तो पहले चलो पता करते हैं भाई कौन हमारे मित्र हैं, उनके बारे में जान लें, शत्रु के बारे में बाद में जानेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल दही, ब्रेड और केक बनाने में होता है। सोचो कि जो दही खा रहे हो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, जो केक खा रहे हो, जो ब्रेड खा रहे हो, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेज। शराब जो कि पूरी दुनिया पीती है, उसके उत्पादन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। मतलब उनके वजह से ही अल्कोहल बन पाती है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रहते तो अल्कोहल का फॉर्मेशन ही ना हो पाता।
जिसको लोग बड़े शौक से पिया करते हैं। हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है अल्कोहल, ठीक, स्टिल पीपल आर टेकिंग दिस। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो का इस्तेमाल वातावरण की सफाई में भी होता है। तो मन में आएगा सर वातावरण को कैसे साफ़ करेंगे, ये सफाई का कौन सा काम कर रहे हैं? भाई गलतफहमी में मत रहो। आप रोज़ सब्जी का छिलका, खाना, बहुत सारी चीज़ उठा के ले जाके फेंक देते हो, फिर अपने आप गायब हो जाता है, ठीक, अपने आप गायब नहीं होता भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए वो गायब हो जाता है। तो वातावरण की सफाई में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, नहीं तो पता है हर जगह से बदबू ही आने लग जाएगी, कहीं पे भी आप जगह कोई जगह चलने लायक नहीं रह जाएगी जहाँ जहाँ कूड़ा फेंक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैसेस etc. आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सबस्टेंसेज बाय बैक्टीरिया। कह उदाहरण के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे सब्जी का छिलका है, कोई जानवर मर गया तो उसकी डेड बॉडी है, जो मल पशु कर रहे हैं, इंसान कर रहे हैं, ये सब, ठीक है, इन सभी को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको हार्मलेस मतलब बिना नुकसान वाली चीज़ के रूप में और इस्तेमाल किए जाने लायक सबस्टेंस में तोड़ देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं। उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब तोड़ ताड़ के दोबारा कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है और दोबारा से फिर प्लांट उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर से फूड बना के देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। बैक्टीरिया का इस्तेमाल तो दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करके। प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, कैसे करते हैं ये भी बताया था मैंने। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि ये प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं और इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इनमें कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बाद में प्लांट उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भाई ये काम भी बैक्टीरिया लोग कराते हैं, तो कितना अच्छा काम कराते हैं, सोच सकते हैं ना। बहुत महंगा, उसकी कीमत लगाओगे तो बहुत कॉस्टली है ये सब चीज़ें, उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको नुकसान ना पहुँचाओ। तो पहला पॉइंट आता है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड को बनाना, तो आप लोग इसको नुकसान हम कैसे पहुंचाते हैं? भाई जो साबुन इतना सारा आप इस्तेमाल करो, केमिकल इस्तेमाल करो खेतों में, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7, अपने क्लास 7 में सीखा कि मिल्क इज टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क जो है बैक्टीरिया की मदद से दूध में बदल जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, किसी को याद है? लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया की वजह से मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है। अब पहली बोलती है आई सा दैट माई मदर एडेड अ लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। बोलती है मैंने अपने माँ को देखा था, वे गर्म दूध में थोड़ा सा और दही पहले का मिला देती हैं ताकि अगले दिन दही जम जाए। ऐसा क्यों होता है? तो भाई जो दही है, जो पहले से दही है, उसमें उसके अंदर ढेर सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं। थोड़ा सा दही जब हम मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो स्टार्टर का काम करता है, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया को की संख्या को प्रेजेंट करता है, मतलब बैक्टीरिया को पहुंचा देता है। वो बैक्टीरिया फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं और फिर से उस दूध को भी दही में कन्वर्ट कर देते हैं। लो भाई एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दही में अनेकों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी मात्रा में हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, इसमें से जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही को बनने में हेल्प करता है, दही के बनने को बढ़ावा देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, या दूध में मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और धीरे धीरे पूरे दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया का इस्तेमाल पनीर बनाने में भी होता है, जो पनीर आप खा रहे हो बिना बैक्टीरिया के नहीं बनता। पिकल्स, अचार बनाने में, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारे दूसरे खाने पीने की चीज़ों में होता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा सूजी जो है ना, ठीक, उसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिससे इडली बनाते हो, भटूरा बनाते हो, ठीक है, इन सभी में दही मिलाया जाता है। इन सब में क्या मिलाया जाता है? देख लो, इडली बनाने से पहले दही मिक्स करते हैं, भटूरे में दही मिक्स करते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या हो, सॉफ्ट हो जाए। उसको सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैन यू गेस व्हाई? क्या आपको अंदाज़ा है ऐसा क्यों होता है? बिना बैक्टीरिया के सॉफ्ट होगा ही नहीं। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर।
बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं ये राइस का जो इडली बनाते हो, जो डोसा का बैटर बनाते हो, जो ब्रेड बनाते हो, जो केक बनाते हो, इन सब के फर्मेंटेशन में, इन सबको सॉफ्ट बनाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये फर्मेंटेशन नहीं कराएंगे वो सॉफ्ट हो ही नहीं सकती, वैसे ही का ही टफ रहेगा। जैसा आप आटा लगा के रोटी बना लेते हो ना, वैसा ही रह पाएगा। इतना जो सॉफ्ट रहता है कि दबाते एकदम स्पंजी स्पंजी हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता अगर ये बैक्टीरिया उसमें ना रहें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना रहें यूँ कहें तो, क्योंकि हर कोई तो बैक्टीरिया है नहीं, ईस्ट एक फंगाई है। एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3 आपको करना है। टेक हाफ के जी फ्लोर, आधा किलो आपको आटा ले लेना है, मैदा भी ले सकते हो, एंड सम शुगर, थोड़ी सी चीनी, एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और गर्म पानी में एक साथ मिक्स कर दो। तो आधा किलो नहीं भाई, अगर एक्सपेरिमेंट करना है 100 ग्राम के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको चेक करना है, अगर इस चीज़ को घर पे करके देखना है तो। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर भी मिलाना है। कहोगे सर ईस्ट पाउडर कहाँ मिलेगा? बाज़ार में मिलता है ईस्ट पाउडर, दुकानों पे। एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो, और इसको आपको गूंद के मुलायम सा आटा तैयार करना है, ठीक है। मतलब आटे का एक गोला तैयार करना है, डो, जैसा आटा रोटी लगाने के लिए होता है वैसा ही। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ढक के। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, क्या आपने देखा कि पूरा का डो उठ गया है? मतलब पहले जो था उन्होंने ऐसा छोड़ा, ठीक, और बाद में ये देख रहे हो इतना सा उठ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो इतना सा उठ के तैयार हो गया। तो भाई इतना उठ कैसे गया? हमने तो इतना सा ही भरा था ना, हमने तो इतना ही भरा था कंटेनर को, फिर ये कंटेनर भर के फिर इतना ऊपर कैसे आ गया? भाई ये कमाल है ईस्ट का। ये किसने करवाया? ईस्ट ने। इसी वजह से तो सॉफ्ट होता है, जब आप इसमें इससे कुछ भी बनाते हो तो सॉफ्ट सॉफ्ट आपको खाने में बड़ा मज़ा आता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रजनन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है इसमें भर जाता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, जो गैस की बबल्स हैं वो डो में भर जाती हैं। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन को, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इसीलिए यह आधार है, ठीक है। ईस्ट क्या है? आधार है बेकिंग इंडस्ट्री का, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए। बिना ईस्ट के तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो सॉफ्टनेस आपको चाहिए, जो ब्रेड देखो, से अगर ब्रेड रहता है इस तरह का, तो उसमें ऐसे डॉट डॉट रहते हैं पूरे ब्रेड के अंदर, रहते हैं ना, सबने देख रखा है भाई। भाई जो छेद रहते हैं छोटे छोटे, इन छेद की वजह से वहाँ पे हवा भर जाती है, ठीक। आप इसको जब प्रेस करते हो तो उसमें की हवा निकलती है, वो दबता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का व्यापारिक उपयोग भी होता है। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, व्यापार की दृष्टि से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए। वाइन एंड एस्टिक एसिड, विनेगर बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। सोच रहे हो ना, विनेगर सिरका जो मार्केट में मिलता है विनेगर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही बनाया जाता है। ईस्ट इज आल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ईस्ट का इस्तेमाल एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स, इस उद्देश्य के लिए ईस्ट को प्राकृतिक शुगर पर उगाते हैं। प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जो कि अनाज में, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस। क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल बड़े स्तर पे शराब के उत्पादन के लिए, ठीक है, एस्टिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का हम इस्तेमाल एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में करते हैं, मतलब ईस्ट के हेल्प से ही करते हैं। इसके लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर मतलब कि फ्रूट्स में जो शुगर है, जो ग्रेन्स में शुगर है, सब शुगर ही है, जहाँ जहाँ कार्ब्स हैं वो नेचुरल शुगर है। उन सभी चीज़ों पे आप इसको ग्रो कराओ, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन कराएगा और फिर अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। क्योंकि जब इसमें रिस्पिरेशन होता है, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिस्पिरेशन होता है, तो रिस्पिरेशन के दौरान ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक। मतलब शुगर को ब्रेक करेंगे, एनर्जी बनेगी, अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये अल्कोहल आपके काम में आएगा। जिनको अल्कोहल चाहिए और जिनको कार्बन डाइऑक्साइड वाला यूज चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्लेस पे यूज करेंगे, और जिनको अल्कोहल के लिए यूज चाहिए वो अल्कोहल वाले प्लेस पे ईस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। दोनों ही जगह पे यूज इसका हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट कराया कर लो। टेक अ 500 ml बीकर, 500 ml का बीकर ले लो, फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, 3/4 पानी डाल दो। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट,
2 से 3 चम्मच चीनी मिला दो। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें आप आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिला दो। चीनी क्योंकि ऐड किया है ना, सोल्यूशन रेडी है। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख दो। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, अब उसको जाके स्मेल करो। कैन यू गेट ए स्मेल, कैसी महक आती है, उसमें से अल्कोहल वाली महक आने लग जाएगी, क्योंकि जब 5 घंटे के लिए इस्ट वहाँ पे ग्रो करेगा तो इस्ट रिस्पिरेशन करेगा। रिस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, जब इस्ट में रिस्पिरेशन होगा तो अल्कोहल CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा। आप सबको पता है कि रिस्पिरेशन के दौरान ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वह रिस्पिरेशन के दौरान ही होती है। तो ये चीज़ होगी आपको वहाँ पे अल्कोहल की स्मेल। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो भाई आपको जो भी स्मेल उसमें से आती है वह अल्कोहल की इस्तेमाल का ही स्मेल होता है, क्योंकि शुगर जो है वह ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया है। नहीं कुछ करना है यार, अगर नहीं चाहते हो ना चीनी से घुलना ना, मार्केट से गन्ने का रस खरीदो, ठीक है, 10 रुपये का, उसको लेके आओ, सुबह रख दो, शाम के लिए रख दो या 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। एक दिन के बाद जब स्मेल करोगे ना बहुत अजीब सा स्मेल आएगा, क्योंकि वो भी क्या होगा, वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन चीनी तो कहीं नहीं खरीदना है, 2 चम्मच चीनी डाल के पानी डाल के खुद कर सकते हो घर पे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। करेक्ट भाई, ये जो प्रोसेस है ना कि जब शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। मतलब पूछेंगे व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो हो गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जब शुगर जो होती है, ठीक है, अल्कोहल में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। भाई घटना तो सालों से चल रही थी, लेकिन इसको कोई जानता नहीं था कि क्या है कैसे है, लोग बस जो भी रहा होगा अपना मानते होंगे उसके पहले का। लेकिन 1857 में लुईस पास्चर ने बताया कि भाई ये जो घटना घट रही है ना, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इन्होंने इस पर बाकायदा स्टडी किया और दुनिया को बताया कि ये फर्मेंटेशन है, सब लोग जान लो। अब है अगला पॉइंट, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हम दवा के लिए भी करते हैं। चलो पढ़ते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as of penicillin। करेक्ट, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है, कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट देता है या कैप्सूल देता है, इंजेक्शन देता है। जैसे कि पेनिसिलिन का देगा, क्योंकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है। इसको बड़े अच्छे से याद कर लो। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन दवाइयों का स्रोत कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दवाइयाँ जो बीमारी पैदा करने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम हैं, या तो उनके ग्रोथ को रोक देती हैं या उन्हें मार देती हैं, तो आप ठीक हो जाते हो। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक मतलब होता है लाइफ, जीवन के अगेंस्ट। मतलब जो माइक्रो बीमारी करने वाले पैथोजन हैं, जो उनके जीवन के अगेंस्ट काम करे और आपको जीवन दे। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है, वो है जो कि पैथोजन्स के जीवन के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है, और आपके जीवन को बचा लेगी। दीज डेज, आजकल, अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई का इस्तेमाल करके बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए गए हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद कर लो, टेट्रासाइक्लिन याद कर लो, एरिथ्रोमाइसिन याद कर लो, आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है। अब भाई पेनिसिलिन की भी एक कहानी है, उस कहानी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिना जाने आपको मज़ा नहीं आने वाला है। इन 1929 की बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया। उन्होंने डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया का एक कल्चर तैयार किया था, मतलब उसको ढेर सारी मात्रा में तैयार करके एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे कैसी बीमारी काज करती है, कैसे इसमें ग्रोथ होता है, कैसे रिस्पिरेशन होता है, किस तरीके से इसका पूरा सेल का सिस्टम का मैकेनिज्म है, ये सब जान रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने कई कल्चर प्लेट बनाई थी, एक कल्चर प्लेट में उनको एक स्पोर दिख गया। स्पोर किसका होता है, फंगाई का होता है, जो कि उनके उस पर ग्रो किया गया था। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जहाँ जहाँ पे मोल्ड ग्रो हो गया था
वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हुई थी, और सब जगह बैक्टीरिया था, लेकिन जहाँ पे इस मोल्ड ग्रो हो गया ना, ग्रीन वाला मोल्ड, वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं था। बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई यहाँ बैक्टीरिया क्यों नहीं है, क्या हो क्या गया यहाँ पे कि हर जगह मेरा बैक्टीरिया ग्रो कर गया, लेकिन इस जगह पे बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं हुआ। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। जब उन्होंने चेक किया तो देखा बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए थे। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और तब पता चला कि भाई ये बैक्टीरिया को मार सकता है। भाई उन्होंने डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया ली थी, और पता चला कि इस बीमारी को मारने वाला है, इस बैक्टीरिया को मारने वाला कौन है, ये मोल्ड है। ठीक है, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम, मोल्ड का नाम था जिससे आपका दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बना पेनिसिलिन। तो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए चांस डिस्कवरी थी, ठीक है, चांस इवेंट था, उन्होंने कोई इंटेंशन नहीं था, वहाँ स्टडी कर रहे थे कि उस बैक्टीरिया पे स्टडी करके उनका उद्देश्य था कि पता करूँगा कैसे इसको मारना है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि अचानक से एक एंटीबायोटिक बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के तैयार हो जाएगी। मेहनत तो उन्होंने पहले अपने जीवन में कर ली होगी, पहले ही बहुत सारी स्टडीज़ की होंगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और इस तरीके से उनकी लाइफ में एक डिस्कवरी उनके नाम हुई, ठीक, जिसको जो दुनिया के लिए पहला एंटीबायोटिक का काम किया, और आज उसके बहुत सारी यूजेज हैं। करा कि बैक्टीरिया जो आगे पढ़ा था हमने पीछे कि कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया फंगाई से बने हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेज। करा एंटीबायोटिक्स जो हैं, ठीक है, एक खास माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेकर के तैयार किया जाता है, इनको बनाया जाता है, और कुछ खास बीमारियों का इलाज इनसे किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स। अगर एनिमल्स में माइक्रोब का इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक करने के लिए उनके खाने में मिला दिया जाता है, वे खाते हैं, उनकी बॉडी में जाता है और ठीक हो जाते हैं। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। पौधों में बीमारियाँ होती हैं तो भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। मतलब भाई एंटीबायोटिक प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन, सब के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, यह बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक पूरी तरीके से जो पढ़ा लिखा, ठीक है, वेल ट्रेंड डॉक्टर है, ठीक है, जिसने उसका अध्ययन किया है, उसके सलाह पर ही आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। आपको डॉक्टर ने जो कोर्स प्रेस्क्राइब किया, मतलब उन्होंने कहा कि आपको 1 वीक तक एंटीबायोटिक खानी है, तो आपको तब तक खाना होगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इतना जल्दी नहीं मरता, पहले उसके जो जिंदा हैं वो मरेंगे, उसके जो एग्स होंगे उन सबको ख़त्म करने में वक्त लगता है। तो इसलिए डॉक्टर का कोर्स ज़रूर पूरा करो। कि ऐसा हुआ कि आपने टाइफाइड हुआ, आपको डॉक्टर बोला आपको 1 हफ्ते तक मेडिसिन लेनी है, 2 दिन 3 दिन आप मेडिसिन लिए, उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो बहुत बड़ी संख्या थी वो कम हो जाएगी। वो आपके ऊपर प्रभाव इसलिए दिखा पा रहे थे कि उनकी आर्मी बड़ी थी। अब जब कम हो जाएंगे तो आपको फीवर आना बंद हो जाएगा, आपको तकलीफ होना बंद हो जाएगी, तो आपको अगर मैं तो ठीक हो गया, क्या ज़रूरत है खाने की। लेकिन भाई जो थोड़े मोड़े बचे रहेंगे वो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बॉडी में और फिर से आपको बीमार करेंगे। इसलिए कोर्स को पूरा करो, ये नेसेसरी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, अगर इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। करा है कि अगर आप एंटीबायोटिक आपको आवश्यकता नहीं फिर भी लेते हो, या आप रॉन्ग डोज में लेते हो कि आपको लेना 1 टैबलेट था लेकिन आप 2 टैबलेट ले रहे हो, मतलब कि अपने ब्लड में उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। आने वाले टाइम में जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको 1 टैबलेट से आराम नहीं मिलेगा, आपको 2 टैबलेट खाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कम से कम मेडिसिन लेने की कोशिश करो, ठीक, बात में मेडिसिन भी नहीं लेनी चाहिए। आगे चल के बहुत सारे लोग हो सकता है कि पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, तो सजेशन है कि आप पहले खुद भाई फॉलो करो। आप चीज़ों को फॉलो करोगे तो ही आप अपने पेशेंट्स को बोलोगे फॉलो करने के लिए, तो फॉलो करेंगे। जब आप खुद ही अपने जीवन में इन सब चीज़ों को नहीं ले आओगे तो आपसे सुन के कोई फॉलो नहीं करेगा। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर बिना मतलब के एंटीबायोटिक खाते हो तो आपकी बॉडी में जो फ़ायदे के बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर काज्ड बाई वायरसेस। कह रहा है कि एंटीबायोटिक जो है कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करता, क्योंकि वायरस से होने वाली बीमारी है और वायरस को मारने वाली आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। हाँ, बस तरीके ही डेवलप किए गए कि उनको रोका कैसे जाए,
वायरस की ग्रोथ को रोका कैसे जाए कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कीमो करा दो, ठीक है, ये मेडिसिन दे दो जिनसे उनका ग्रोथ कुछ समय के लिए रुक जाए। ये कहो कि वे मर जाएंगे, आज तक ऐसी कोई मेडिसिन वर्ल्ड में बन नहीं पाई है जो कि वायरस को मार सके। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं वहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।